नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुभव है और स्वागत है आप सभी का इस साल के अंतिम वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत और भारत के बाहर घटी कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में, जिनका आज के समय में और आने वाले समय में बहुत महत्वपूर्ण योगदान होने वाला है राष्ट्रीय और सामाजिक मुद्दों पे और कुछ हद तक आर्थिक मुद्दों पे भी। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करेंगे महिला सुरक्षा के बारे में और उससे रिलेटेड जो सबसे बड़ी घटना इस साल हुई वो हुई कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज में एक अंडर ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप का केस। और ये बहुत बड़ा मुद्दा आज के समय में बनने वाला है आने वाले टाइम पे, क्योंकि अब धीरे धीरे करके हर वर्क प्लेस पे आदमियों के साथ औरतें भी काम कर रही हैं और वर्क प्लेस पे महिला सुरक्षा बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है समाज के तौर पे भी और सरकारों के लिए भी। दूसरी जो हमारी खबर होगी वो इस साल जो धार्मिक मुद्दे विवादों में बने रहे उसके बारे में। अजमेर, संभल, ज्ञानवापी मस्जिद, तरह तरह के जो मुद्दे आने लगे और ये मुद्दे आगे चल के भी बहुत इफेक्टिव होने वाले हैं, क्योंकि जो धार्मिक मुद्दे होते हैं या जो जाति से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, जो किसी एथनिसिटी से रिलेटेड मुद्दे होते हैं, ये मुद्दे मूलतः पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन द्वारा क्रिएट किए जाते हैं और इनका जो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होता है वो पॉलिटिक्स और पॉलिटिशियन होता है। और बिना काम किए अगर आपको वोट चाहिए तो आपको इस तरह के मुद्दों को हमेशा आगे रखना पड़ेगा, जिससे आपको जनता को फ्री हेल्थ केयर, एजुकेशन, लोअर इनकम टैक्स, इन सब चीज़ों पे जवाब ना देना पड़े। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो 2024 में हुई त्रासदियों के बारे में होगा कि कैसे क्लाइमेट चेंज ने भारत में अलग अलग जगहों पे बाढ़, तूफान जैसे हालात बनाए और लोगों को अपनी जिंदगियां गंवानी पड़ रही है। और फाइनली हम बात करेंगे पॉलिटिक्स के बारे में, राजनीतिक ध्रुवीकरण के बारे में, विवादित बिल और जो कास्ट सेंसस हुई उस पर रिलेटेड बहस के बारे में। इंटरनेशनल रिलेशंस में हम बात करेंगे बशर अल असद के पतन का, कि कैसे एसटीएस ने सीरिया पर कब्जा कर लिया, शेख हसीना कैसे बांग्लादेश छोड़कर भारत भाग कर आई और वहाँ पर सेना और सेना से समर्थित लोगों का शासन हो गया, यूक्रेन किस तरह से अपने 1000वें दिन में प्रवेश कर गया युद्ध का रसिया के साथ ही वेस्ट एशिया की पॉलिटिक्स कैसे इजराइल के हमलों से चेंज हो रही है, पहले गजा पे, उसके बाद फिर लेबनान पे, ट्रम्प किस तरह से अपने हमले से बच के दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए और उसका दुनिया पर क्या फर्क पड़ने वाला है। और फाइनली हम फिर से क्लाइमेट कंट्रोल के बारे में, क्लाइमेट चेंज के बारे में बात करेंगे कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पूरी दुनिया में कैसे तहस नहस मची हुई है, क्योंकि जब तक प्रकृति है तभी तक जीवन संभव है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कोलकाता रेप केस के बारे में, कैसे मेडिकल प्रोफेशनल्स के लिए संस्थागत सुरक्षा जरूरी है, कोलकाता हत्या और बलात्कार मामले से क्या सबक लिया जा सकता है, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर को अस्पताल के लेक्चर रूम में मृत पाया गया था, जिसके बाद पहले ये बोला गया कि ये सुसाइड है, उसके बाद फिर बलात्कार की पुष्टि हुई और शुरुआती दावों में इसे खारिज भी कर दिया गया था। बाद में पूरे देश में सोशल मीडिया पे आक्रोश जब हुआ तो इस पे कार्रवाई होनी शुरू हुई। ऐसे बहुत सारे बलात्कार के केस जगह जगह पे हमारे देश में होते रहते हैं, लेकिन ये मुद्दा इसलिए इतना ज़रूरी है क्योंकि बढ़ती हुई इकोनॉमी के साथ और महंगाई के साथ, खर्चों के साथ किसी भी फैमिली में महिला और पुरुष दोनों का काम करना बहुत ज़रूरी है। और काम वैसे भी करना बहुत ज़रूरी होता है किसी के लिए भी, क्योंकि जब आप अपनी ज़िंदगी के लास्ट पड़ाव पे हों, 55 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में, 70 साल की उम्र में, और पीछे मुड़ के आप ये देखें कि आपने ज़िंदगी में क्या किया, तो आपको इस बात का एहसास नहीं होना चाहिए कि आपने सारी ज़िंदगी सिर्फ खा के और सो के बिता दी। तो महिलाओं का काम करना बहुत ज़रूरी है और अगर महिलाएं काम कर रही हैं तो उनके लिए काम करने वाला इन्वायरमेंट देना समाज और सरकार का काम है। चाहे प्राइवेट सेक्टर हो या सरकारी सेक्टर हो, दोनों जगह महिला सुरक्षा
एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वाली घटना से ये बात निकल के आई। अब इसको ठीक करने के लिए जो सुरक्षा प्रोटोकॉल हैं उसमें क्या कर सकते हैं, तो अस्पतालों में या कोई भी वर्क प्लेस हो वहाँ 24/7 सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सीसीटीवी कैमरे से निगरानी होनी चाहिए। प्रशिक्षित सुरक्षा गार्ड्स होने चाहिए। मेडिकल स्टाफ के पास पैनिक बटन दबाने जैसा एक अलार्म सिस्टम होना चाहिए। और खासकर नाइट शिफ्ट के दौरान महिला या पेशेवर डॉक्टरों के लिए सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए, या किसी भी फील्ड की महिलाओं के लिए सुरक्षा बढ़ाई चाहिए अगर वो नाइट शिफ्ट में काम करती हैं। ऐसी घटनाओं में त्वरित कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि फैमिली सिर्फ कोर्ट का चक्कर काटती रह जाए। और विशेष रूप से जो ये लिंग आधारित हिंसा है या कार्यस्थल पर जो ये रोक टोक होता है, ये दूर होना चाहिए। अगला हम बात करेंगे, इस साल देश में अलग अलग धार्मिक विवाद जो होते रहे। पहला जो मुख्य विवाद चर्चा में बना, 2024 में धार्मिक स्थलों को लेकर विवाद फिर से सुर्खियों में बना रहा, जिसने भारत की जो सांप्रदायिक सद्भावना है उस पर एक गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये विवाद मुख्य रूप से संभल, ज्ञानवापी और अजमेर के इर्द गिर्द घूमता रहा। शाही जामा मस्जिद सर्वे एक विवाद का केंद्र बना। 19 नवंबर को उत्तर प्रदेश की एक अदालत ने संभल की शाही जामा मस्जिद के सर्वे के लिए एक तरफा आदेश जारी किया, जिससे राज्य में सांप्रदायिक तनाव फिर से भड़क उठा। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण गहराने का भी खतरा बढ़ रहा है और ये घटनाएं विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, राजस्थान जैसे हिंदी भाषी क्षेत्रों में ज्यादा हो रही हैं, जहां पहले से ही सांप्रदायिकता सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा है। और ऐसा करने से विभाजन और भी गहरा सकता है। सरकार के लिए कानूनी चुनौतियां और चिंताएं भी बढ़ गई हैं और राजस्थान, उत्तर प्रदेश की निचली अदालतों में मस्जिदों की उत्पत्ति को लेकर जो सिविल मुकदमे हैं वो अब तेजी से बढ़ रहे हैं। और इस तरह के मुकदमों की वजह से जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट था, जिसमें कहा गया था कि 15 अगस्त 1947 से पहले जो धार्मिक स्थान जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, उस पर भी एक बहुत बड़ा सवाल उठा रहा है। अब आगे क्या होगा, तो इन विवादों से पता चलता है कि भारत की जो सांप्रदायिक सद्भावना है उसको बनाए रखने के लिए कानून का सम्मान करते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की अब कितनी आवश्यकता हो गई है। क्योंकि अगर हमको एज अ समाज के तौर पे ग्रो करना है तो हमको सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। 2024 की जो बड़ी त्रासदियां हुई हैं उसमें केरल के वायनाड का भूस्खलन, हाथरस में जो स्टैम्पेड की घटना हुई भगदड़ की, और पश्चिम बंगाल में ट्रेन दुर्घटना मुख्य रहे। वायनाड का जो भूस्खलन हुआ वो एक जलवायु त्रासदी की ओर इशारा कर रहा है। जो जुलाई 2024 में केरल के जिले वायनाड में भीषण भूस्खलन, जिसमें करीब लगभग 300 लोगों की जान चली गई। विशेषज्ञों के अनुसार इसका कारण अरब सागर का गर्म होना है, जिसकी वजह से अत्यधिक भारी वर्षा हुई। मुख्य कारण इसमें जलवायु परिवर्तन देखा गया। बारिश की बेल्ट का धीरे धीरे दक्षिण की ओर अब खिसकना जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। डीप मेसोस्केल क्लाउड फॉर्मेशन यानी कि बारिश के पैटर्न का तीव्र होना, यह भी जलवायु परिवर्तन का ही एक उदाहरण है। यह दुखद घटना जलवायु परिवर्तन और इसके व्यापक प्रभावों से समझने की अब तत्काल आवश्यकता होती जा रही है, क्योंकि क्लाइमेट को हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हाथरस, सत्संग, भगदड़ जिसमें भीड़ प्रबंधन में चूक, 2 जुलाई 2024 को उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक धार्मिक आयोजन के दौरान 100 से अधिक भक्तों की जान चली गई। ये घटना भोले बाबा के नेतृत्व में हुए सत्संग के दौरान हुई, जब भीषण गर्मी और उमस के बीच भीड़ आशीर्वाद लेने के लिए आगे बढ़ी। इसमें जो मुख्य कारण था वो अत्यधिक भीड़ था। अब ये इस बात की ओर भी इशारा करता है कि हमारे देश में कितनी एजुकेशन की कमी है, लोग कितनी बड़ी तादाद में इस तरह से आशीर्वाद लेने कहीं पे पहुंच रहे हैं। मौसम की स्थिति भी इसमें जिम्मेदार रही, भीषण गर्मी की वजह से और हालात खराब होते गए। ये विनाशकारी घटना सबसे बड़े सार्वजनिक आयोजनों में सुरक्षा प्रोटोकॉल पर भी सवाल उठाती है। अगर आपको बड़े आयोजन करने हैं तो आपको उसमें आने वाले लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। पश्चिम बंगाल ट्रेन दुर्घटना एक दर्दनाक हादसा। 17 जून 2024 को पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में रंगापानी रेलवे स्टेशन के पास एक मालगाड़ी और सियालदाह अगरतला कंचनजंगा एक्सप्रेस के बीच टक्कर हो गई। इस दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हुई और 60 से अधिक यात्री घायल हो गए। इसमें जो मुख्य रीजन निकल के आया वो मृतकों में जर्नल कोच के यात्री, मालगाड़ी के लोको पायलट, यात्री ट्रेन के गार्ड
और एक रेल सेवा अधिकारी भी इसमें शामिल थे। ये घटना रेलवे सुरक्षा उपायों और आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता को भी रेखांकित करती है। इसके अलावा जो त्रासदियां इस साल हुई, उनमें झांसी के हॉस्पिटल में लगी हुई भीषण आग, मुंबई का बिलबोर्ड कोलैप्स करना, मुंबई का बोट का एक्सीडेंट, आंध्र प्रदेश के फैक्ट्री में एक्सप्लोजन, जयपुर टैंकर में ब्लास्ट जो अभी कुछ दिन पहले ही हुआ, ये इस साल की त्रासदियों में मेन रहे। अगर बात करें पॉलिटिक्स की, तो राजनीतिक ध्रुवीकरण, विवादित बिल और जाति सेंसस यानी कास्ट सेंसस पे जो बहस है वो इस साल देश में पूरे घूमती रही। राजनीतिक ध्रुवीकरण नई ऊंचाइयों पर पहुंचता हुआ दिखाई दिया। इस साल 2024 के लोकसभा चुनावों में जनता ने स्थिरता और संतुलन को प्राथमिकता दी और फिर से भाजपा की सरकार सत्ता में आई। इसमें जो मुख्य बातें निकल के आई वो थी, दोनों पार्टियों ने जनादेश को गलत तरीके से समझा और अपनी राजनीतिक लड़ाई को रोजमर्रा की राजनीतिक, संसद और अन्य क्षेत्रों में ले गई। तरह तरह की बयानबाजी हुई, जनता के मुद्दे पीछे रह गए और आपस में एक दूसरे को उल्टी बातें कहने वाले मुद्दे आगे बढ़ते गए। अभी भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा, संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा था जिसमें सांसद एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे। साल में 2-3 बार तो काम करने के लिए आते हैं, बाकी टाइम तो कोई अपनी जनता के बीच में सांसद विधायक जाता नहीं है। और अगर 2-3 बार काम करने के लिए संसद के सत्र में जा रहे हो और वहां खुद ही मारपीट कर रहे हो, तो आप जनता से क्या अपेक्षा करेंगे। और अगर कहीं काम करने जा रहे हो तो वहां पे किसी भी मुद्दे को सुलझाने के लिए आपको बात करनी चाहिए, उस पर बहस करना चाहिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। लेकिन इन सब चीजों के बजाय लोग धरना देते हैं और पूरा का पूरा संसद का सत्र खराब कर देते हैं। 2025 में जो आने वाले विधेयक हैं उसमें जो सबसे मुख्य है वो एक देश और एक चुनाव का विधेयक है, जो कुछ हद तक जरूरी भी है, क्योंकि आप 5 साल तक पूरी तरह से चुनाव में व्यस्त नहीं रह सकते हैं, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी राज्य में चुनाव होता रहता है, जिसकी वजह से जो नेता हैं जिनको काम करना चाहिए एक बार जीतने के बाद चुनाव, वो उन सब चीज़ों में बिजी रहते हैं। इसके अलावा संविधान संशोधन के लिए विशेष बहुमत की भी आवश्यकता होगी, जो भाजपा के लिए एक बड़ी चुनौती होगी इसे पास कराने के लिए, क्योंकि उनके पास दोनों ही सदनों में आवश्यक जो बहुमत है वो नहीं है। इसके अलावा जो सबसे बड़े मुद्दे अब निकल के आने वाले हैं, वो जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है उसके ऊपर जो विधेयक आएगा, ये एक विवादास्पद मुद्दा बनने की संभावना पूरी तरह से है। इससे राजनीतिक और जो सामुदायिक बहसें हैं वो और तेज हो जाएंगी। जनगणना और जाति पर भी बहस एक बहुत बड़ा मुद्दा होने वाला है और 2025 के समय में हम कास्ट सेंसस करा के और कास्ट के आधार पर लोगों को वरीयता देने के बारे में बात कर रहे हैं। आरक्षण जरूरी है क्योंकि समाज में कुछ वर्ग आगे निकल गए, कुछ पीछे रह गए, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है। लेकिन लोगों की संख्या के हिसाब से उनकी वरीयता तय करना, उनका प्रतिनिधित्व तय करना और उनकी क्षमता तय करना, ये कुछ हद तक ठीक नहीं है। इसमें जो लोग काबिल हैं वो शायद पीछे रह जाएंगे। बाकी जब ये बिल आएगा इस पे बहस होगी और अलग अलग राज्य जो कास्ट सेंसस करा के रिपोर्ट जाहिर नहीं किए हैं उनके भी दिमाग में ये डाउट होगा, तो हो सकता है ये सिर्फ एक जनता को समझाने के लिए, चुप कराने के लिए और बरगलाने के लिए ही एक स्टंट हो सारी राजनीतिक पार्टियों द्वारा। अगर बात करें 2024 की अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बारे में, तो पूरी दुनिया में इस साल बहुत उथल पुथल मचा रहा। इसमें सीरिया में बशर अल असद का पतन हुआ और 54 वर्षों तक असद के परिवार के शासन के बाद दिसंबर में सीरिया में उनका शासन ढह गया। विद्रोही समूह हयात तहरीर अल-शाम यानी एसटीएस ने अलेप्पो, हामा, होम्स जैसे प्रमुख शहरों पर कब्जा कर लिया और बशर अल असद को सीरिया छोड़कर भागकर मॉस्को जाना पड़ा। इसमें लाखों विस्थापित जो सीरियाई हैं अब वो नए सिरे से जिंदगी शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक बदलाव सीरिया के भविष्य का भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मोड़ है, लेकिन स्थिरता का मार्ग कैसा रहेगा ये अभी नहीं कहा जा सकता है। इसके अलावा शेख हसीना का नाटकीय रूप से पलायन होता है बांग्लादेश से। वहाँ पे वो चुनाव जीतकर सत्ता में आती हैं, लेकिन बांग्लादेश में उनके ऊपर अराजकता का मामला उठाया जाता है, डिक्टेटरशिप का मामला उठाया जाता है
और एक मैन्युफैक्चर्ड स्टूडेंट प्रोटेस्ट किया जाता है सेना के साथ मिलके और उनकी सत्ता को उखाड़ दिया जाता है। वो बांग्लादेश से अपना जान बचाकर भागकर भारत आती हैं और अब बांग्लादेश में CIA ISI के मदद से एक नई सत्ता शासन में आई है जो सेना के हाथ में है और ये साउथ ईस्ट एशिया के पॉलिटिक्स में आगे बहुत बड़े चेंजेस करने वाली है, क्योंकि भारत का भी रिश्ता बांग्लादेश के साथ वैसा नहीं रहेगा जैसा शेख हसीना के टाइम पे था। म्यांमार के साइड से भी वहाँ की जो बौद्धों की मिलिटेंट ग्रुप है, जिसको मिलिटेंट ग्रुप कहते हैं, लेकिन वो बौद्धों के हिसाब से उनकी आज़ादी प्राप्त करने का जो ग्रुप है अराकान आर्मी, वो भी म्यांमार के साइड से बांग्लादेश पे अटैक्स कर रहा है। इसमें पाकिस्तान की भी एंट्री हो गई है और पाकिस्तान ने कई हजार किलो RDX बांग्लादेश को दिया, जो बांग्लादेश में जाते ही चोरी हो गया। तो शायद बांग्लादेश सोच रहा होगा कि वो भारत में अब अटैक्स किया करेगा जैसे पाकिस्तान करता है। यूक्रेन और रसिया का युद्ध अपने 1000वें दिन यानी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुका है और अभी भी इसका अंत नहीं दिखाई दे रहा है। इसमें अमेरिका ने लंबी दूरी की मिसाइलों की मंजूरी भी अब दे दी है, जिससे संघर्ष और गहराने की उम्मीद है। यूक्रेन का जो बुनियादी ढांचा है उसमें भारी नुकसान हुआ है और भारी संख्या में लोगों की मौतें हुई हैं दोनों ही साइड से। ट्रंप प्रशासन के संकेतों ने सैन्य सहायता कम करने की भी संभावना जताई है, क्योंकि ट्रंप की हमेशा नीति अमेरिका फर्स्ट की रही है। वैश्विक समुदाय भी शांति की अपील कर रहा है, लेकिन हिंसा अभी भी जारी है। पश्चिम एशिया में इजराइल भी आक्रामक हो रखा है और इजराइल ने 2024 में अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन किया, गाजा में अपने आक्रमण को बढ़ाया और लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर भी हमले किए। इजराइल ने हमास और हिजबुल्लाह के दोनों प्रमुख नेताओं को मारने में सफलता प्राप्त की, जिसमें हसन नसरुल्लाह और याना सिनवार शामिल थे। गाजा में मानवीय संकट के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदायों के बावजूद इजराइल की कार्रवाइयों ने इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व मजबूत किया। इस साल की जो सबसे बड़ी घटना रही वो रही कि डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है और उससे बच के निकल जाते हैं। जुलाई में एक कार्यक्रम के दौरान उनके ऊपर हमले का प्रयास होता है, उससे वो बच जाते हैं और दूसरी बार अमेरिका के इतिहास में राष्ट्रपति बन जाते हैं। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा बिजनेस के पक्षधर हैं, तो पूरी दुनिया में बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रो करने का एक आसार दिख रहा है और वो लड़ाइयों के उतने पक्ष में नहीं है। तो दुनिया में जो लड़ाइयाँ चल रही हैं, उम्मीद है कि उसमें भी थोड़ी कमी आएगी। प्राकृतिक आपदाओं ने भी इस साल बहुत सुर्खियां बटोरी, जिनमें 2024 की जो विनाशकारी प्राकृतिक आपदाएं थी वो कुछ इस तरह से थी। जापान में नोटो प्रायद्वीप भूकंप, जिसमें 250 लोगों की मौत होती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में बाढ़, मार्च और अप्रैल में 1000 से अधिक लोगों की मौत होती है। और जो वैश्विक बाढ़ आती है ब्राजील, इंडोनेशिया, स्पेन और केन्या, इसकी बात अलग है। पपुआ न्यू गिनी में भूस्खलन होता है, जंगल में आग लग जाती है और तूफान ने फिर तबाही मचाई। ये जो आपदाएं आ रही हैं ये सीधा सीधा संकेत हैं जलवायु परिवर्तन की तरफ, यानी कि क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ। और हम कितना भी विकास कर लें, कितनी भी टेक्नोलॉजीज बना लें, बिना प्रकृति के जीवन बना रहना धरती पे बहुत मुश्किल है। जिन क्षेत्रों में कभी बारिश नहीं हुआ करती थी वहाँ पे बारिश हो रही है, जिन क्षेत्रों में बर्फ नहीं गिरती थी वहाँ पे बर्फ गिर रही है। बाढ़ जैसे हालात लगभग आधी दुनिया में मानसून के टाइम पे बन जाते हैं। तो क्लाइमेट कंट्रोल पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी चिंता का विषय है इस टाइम पे। अगर पूरी दुनिया किसी चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहती है तो क्लाइमेट कंट्रोल है इस टाइम पे, और उनको करना भी चाहिए, क्योंकि अगर क्लाइमेट कंट्रोल की तरफ फोकस करेंगे तो ये युद्ध जैसे जो मुद्दे हैं इनसे शायद बच के निकल जाएं। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नए साल पे एक नए टॉपिक और नए वीडियो के साथ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।